एक दिन हिदेकी ताहारा को उसके ऑफिस में कोई औरत विजिट करने आती है जो उससे उसकी बेटी चीज़ा के बारे में कुछ बताना चाहती है जो अभी तक पैदा ही नहीं हुई है। पर उसी दिन वो पैदा होती है और पैदा होने के 2 साल बाद उसके घर पे मनहूस साया का आतंक पड़ता है। हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ऐसे ही कुछ हिला कर रख देने वाली असलियत आपके सामने आएगी। दोस्तों, आज की मूवी का नाम है कुरु, जिसका इंग्लिश नेम है इट कम्स। 2018 में रिलीज्ड एक जापानीज सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म जिसके डायरेक्टर है टेत्सुआ नाकाशिमा। IMDb रेटिंग है 6.3। तो कहानी को पूरा एंजॉय कीजिए, लेकिन दोस्तों उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। शुरुआत में एक कमरा दिखाता है जो पानी की कटोरियों से भरा है। घर के सारे शीशे टूटे हुए हैं और सारी नोकीली चीज़ें एक साथ बंधी एक कोने में रखी है। फिर एक आदमी फ़ोन पे कहता हुआ नज़र आता है, जैसा जैसा तुमने कहा है मैंने सब वैसा ही किया है, तुम कब आओगे। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अब दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने दो, वो तुम्हारे लिए ही आया है। अब कहानी पास्ट में जाती है। हिदेकी ताहारा काना को अपनी फैमिली गेट टुगेदर में सबसे मिलाने ले जाता है, जहां उसके दादाजी की 13वीं बरसी मनाई जा रही है। हिदेकी एक बड़े घराने से होता है, जबकि काना के फैमिली के नाम पे सिर्फ उसकी माँ है जो एक मेंटल पेशेंट है। रात में हिदेकी की माँ काना को उसके बचपन की एल्बम दिखाती है। एक पुरानी तस्वीर में हिदेकी के साथ उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम उसकी माँ को याद नहीं आता, जिसे शायद उसी के डैड ने मार डाला था। उसकी माँ हिदेकी से उसका नाम पूछती है। हिदेकी अपनी माँ की बात को अनसुना कर देता है, लेकिन उसे वो भूला नहीं है और ना ही वो दिन जब उसने कहा था हिदेकी वो तुम्हें लेने आ रहा है। इतने में हिदेकी की आंख लग गई और जब उसकी नींद टूटती है तो सुबह हो चुकी है। लेकिन साल होता है 1992 और उसके सामने 13 साल पहले अपने आखिरी सांस में दादाजी लेटे हुए हैं। तभी दरवाजे में दस्तक होती है, कोई उसका नाम पुकारता है। डर से उसकी नींद टूट जाती है और वो देखता है सामने सब लोग अभी भी एल्बम देख रहे हैं। कुछ महीनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी में हिदेकी का स्कूल बेस्ट फ्रेंड दियागो भी आता है। फैमिली में कुछ लोग हिदेकी के लिए खुश है, साथ ही कुछ कजिन्स उसकी सक्सेस और परफेक्ट लाइफ से जलते हैं। जल्द ही काना उसे गुड न्यूज़ देती है, वो पापा बनने वाला है। हिदेकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो जल्दी से पूरी दुनिया के साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहता है। वो एक चाइल्ड ब्लॉग लिखना शुरू करता है। आने वाले नए बच्चे की हर छोटी चीज़ उसमें रोज़ लिखता है। कब डॉक्टर के पास गए, कब पेरेंटिंग क्लास ज्वाइन की, कब उसने पेरेंटहुड पे कौन सी किताब ली। वो वर्ल्ड का बेस्ट फादर बनना चाहता है। एक दिन उसने ऑफिस के सभी दोस्तों को अपने घर में इनवाइट किया। वो दोस्तों को अपना ब्लॉग दिखाने और यहाँ वहाँ की बातों में इतना बिजी हो जाता है कि सारे काम का बोझ 8 महीने की प्रेग्नेंट काना पे आ जाता है। पार्टी के बीच में किसी ने हिदेकी से होने वाले बच्चे का नाम पूछा, पर वो कहता है ये एक सरप्राइज है। कुछ दिन बाद ऑफिस में हिदेकी का कलीग शिगाइकी बताता है उससे मिलने कोई औरत आई है और वो चीज़ा के बारे में बात करना चाहती है। शिगाइकी पोस्ट में हिदेकी से जूनियर होता है और हमेशा उसकी बटरिंग करता है। हिदेकी ये सुनकर शॉक्ड हो गया। नीचे जाकर देखने पे वहाँ कोई नहीं होता। इतने में शिगाइकी भी नीचे आ गया। हिदेकी उससे उस औरत का नाम पूछता है। वो कहता है याद नहीं आ रहा। फिर पूछता है वो दिखने में कैसी थी, और हैरानी की बात है कि ये भी उसे याद नहीं आ रहा। उसे खुद भी बड़ा अजीब लगता है। तभी उसके बाएं कंधे से खून निकलने लगा और ज़मीन पे गिर पड़ा। हिदेकी वही खड़ा बस देखता रह गया। डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने पे डॉक्टर खुद भी शॉक्ड हो गया क्योंकि उसकी बॉडी में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब हिदेकी काना को ऑफिस के उस विजिटर के बारे में बताता है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि दोस्तों चीज़ा नाम दोनों ने अपनी बेटी के लिए ही सोचा था, पर किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। तभी काना को लेबर पेन उठता है और वो एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। और थोड़े ही देर में हिदेकी हॉस्पिटल में बैठे बैठे बच्चे की फ़ोटोज़ अपने ब्लॉग पर डालने भी लगा। अगले दिन वो ऑफिस में सबको चीज़ा की फ़ोटोज़ दिखाता है। बॉस उसे पेरेंटल लीव लेने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। जबकि काना डिलीवरी के बाद से घर पर अकेली होती है। अब वो अपने कलीग शिगाइकी से मिलने पहली बार हॉस्पिटल जाता है। उस दिन के बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। कमरा बिल्कुल अंधेरा होता है। उसे हर वक्त बस प्यास लगी रहती है, चाहे जितना भी पानी पिए। वो उससे कहता है दुनिया की नज़र में परफेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन तुम्हारी वाइफ को पता ही नहीं तुम्हारा ऑफिस में कितनों के साथ अफेयर्स रह चुका है। हिदेकी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया और बात पलटते हुए कहने लगा तुम्हारे बिना ऑफिस बोरिंग हो गया है, जबकि वो इतने दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट शिगाइकी से मिलने तक नहीं आया। शिगाइकी उसे कहता है तुम सबसे और खुद से सिर्फ झूठ बोलते हो।
कुछ दिनों में ही खबर आती है कि शिगाइगी मर गया है। चीज़ा अब 2 साल की हो गई है। घर के एक पार्टी में इनवाइटेड कलीग्स सब हिदेकी को एक मॉडल फादर कहते हैं और उसके ब्लॉग की तारीफ भी करते हैं। फिर सब पूछते हैं, तुम अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो? हिदेकी कहता है, बस खुशी से। पार्टी ख़त्म होने के बाद हिदेकी दोबारा अपने ब्लॉग में लग गया। चीज़ा उसके बगल में सो रही होती है और दूसरी तरफ घर की हालत बहुत ही ख़राब। किचन में जूठे बर्तन, बिखरा पड़ा हुआ खाना। या हिदेकी की आदत से परेशान काना खुद को कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन हिदेकी पे कोई असर नहीं दिखता। बैठे बैठे टेबल पे हिदेकी की आंख लग जाती है। इतने सालों बाद वह आज फिर वही सपना देखता है, जब वह अपने दादाजी के सामने बैठा हुआ है और दरवाजे पे वही दस्तक। पर इस बार वो हिदेकी नहीं बल्कि चीज़ा का नाम लेता है। इतने में हिदेकी की आंख खुल जाती है। बगल में खड़ी चीज़ा कहती है, वो यहाँ है और मुझे बुला रहा है। ये सुनकर हिदेकी एकदम से डर जाता है। अगले ही दिन वो अपने फ्रेंड डियागो से मिलता है। डियागो एक फोकलोर प्रोफेसर होता है जो ट्रेडिशनल बिलीफ, रीजनल मैजिक, लोकल हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिदेकी की पूरी बात सुनकर डियागो कहता है ये सब उसका वहम है, क्योंकि दुनिया में इन चीज़ों के ऊपर बताई आधी से ज़्यादा बातें झूठी होती है। फिर हिदेकी उसे तावीज़ दिखाते हुए कहता है, ये मेरी माँ ने भेजी थी। एक दिन मैं घर वापस आया और देखा घर पूरा तहस नहस है। काना डरी हुई चीज़ा को गोद में लिए एक कोने में बैठी है और ये तावीज़ मुझे टुकड़ों में फटी हुई मिली। तभी फ़ोन बजा और उस तरफ से आवाज़ आई, मुझे चीज़ा चाहिए। डियागो तुरंत उसे लेकर काजुहिरो नोज़ाकी, जो कि एक घोस्ट राइटर है, और उसकी गर्लफ्रेंड माकोटो हिगा के पास ले जाता है। माकोटो के पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स होते हैं। माकोटो हिदेकी का हाथ पकड़ती है और सबसे पहली चीज़ ये बोलती है कि तुम्हें अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। पहले हिदेकी उसकी बातों से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी फैमिली तो एक परफेक्ट फैमिली है, लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने पे वो उसे अपने घर ले जाने को मान जाता है। अगले दिन माकोटो और नोज़ाकी उनके घर पे होते हैं। माकोटो चीज़ा से बहुत घुल मिल जाती है। उस दिन सब नॉर्मल रहता है, लेकिन अगले दिन उसका सामना उस चीज़ से होता है और वो समझ जाती है कि इससे पीछा छुड़ाना उसके बस की बात नहीं। तभी उसकी बहन का फ़ोन आता है, कोटोको हिगा, दरअसल मकोटो की बड़ी बहन, जो बहुत ही बड़ी मशहूर तांत्रिक होती है। वो हिदेकी से कहती है, तुम्हारे फैमिली का जिस चीज़ से सामना हुआ है वो बहुत ताकतवर है, और फिर उसे घर के बालकनी के वेस्ट तरफ जाने को कहती है। वहाँ रखे प्लांट्स को नज़दीक से देखने पे हिदेकी को वही कीड़े दिखे जो उसको सपने में भी नज़र आते हैं। कोटोको उसे जल्दी से जलाने को कहती है, क्योंकि ये कीड़े उस चीज़ के लिए एक मैसेंजर का काम कर रही है। उसकी मदद के लिए कोटोको सेत्सुका ओसाका को मिलने भेजती है। सेत्सुका भी एक जानी मानी तांत्रिक होती है। पहली मुलाकात में उस चीज़ से उनका सामना वही बैठे रेस्टोरेंट में होता है। हिदेकी को एक कॉल आता है। पहले वो चीज़ा की आवाज़ में, फिर उसकी मरी हुई दादी की आवाज़ में बात करता है, और फिर एक एक करके हिदेकी ने जिस के बारे में भी घटिया और गलत बातें की है, वो चीज़ उन सब की आवाज़ में वो बातें दोहराता है। डरा हुआ हिदेकी कहता है, मैंने ये सब कभी नहीं कहा। तभी सेत्सुका का एक हाथ कटकर ज़मीन पर गिर जाता है और वो तड़पने लगती है। नोज़ाकी कहता है, तुम्हारी फैमिली को खतरा है, जल्दी से उनके पास जाओ। रास्ते में हिदेकी काना को जल्दी से चीज़ा को लेकर घर से निकल जाने को कहता है, क्योंकि वो चीज़ वहीं आ रही है। उसके फ़ोन रखते ही कोटोको हिगा का फ़ोन आता है, जो उसे जल्दी घर पहुंचने को कहती है। वो कहता है, लेकिन घर पर कोई नहीं है। कोटोको हिगा कहती है, यही सही वक्त है, तुमसे दूर तुम्हारी फैमिली सेफ रहेगी। घर पहुंचने पे वो आगे बताएगी कि क्या करना है। घर पहुंचकर हिदेकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक घर के सभी शीशों को तोड़ता है, सारी नुकीली चीज़ें बांध देता है और कटोरियाँ पानी से भरकर दरवाजे के सामने रख देता है। और इसी के साथ हम मूवी के पहले सीन में आ जाते हैं। हिदेकी कोटोको से फ़ोन पे ही कनेक्ट रहता है। फिर उसे बचपन की फ्रेंड की वो बातें याद आती है। वो तुम्हें लेने आएगा, उसका नाम भी चीज़ा था, लेकिन आज उसे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोटोको उसके साथ है, जिसका इंतज़ार वो कर रहा है। तभी लैंडलाइन पे रिंग हुई। फ़ोन पे और कोई नहीं, कोटोको हिगा होती है। हिदेकी की डर से दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। वो उससे वहाँ से जल्दी निकलने को कहती है, नहीं तो किसी नोकीली चीज़ को पकड़ के शीशे के सामने खड़े हो जाए। वो इन चीज़ों के रहते तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। अगर ये वाली असली कोटोको हिगा है तो फिर वो कौन है? हिदेकी समझ गया वो उसके बिछाए जाल में फंस चुका है। वो चीज़ हिदेकी को भी मार देता है। हिदेकी को गुजरे 1 साल हो गए। काना पहले की तरह वापस सुपरमार्केट में काम करने लगी। पार्ट टाइम जॉब और चीज़ा की देखभाल के बीच अब काना पिसती जा रही है। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, ना उसकी माँ का, जो नशे में धुत हमेशा से काना को अपने बुरे वक्त के लिए कोसती रहती है, ना ही उसके इन-लॉज का। और फिर एक दिन उसे डियागो का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहता है। सच तो ये था कि हिदेकी के मरने से पहले ही काना उसका भरोसा छोड़ चुकी थी
और उसकी ज़िंदा रहते डियागो से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी। अचानक डियागो का मैसेज पढ़कर उसे एक होप नज़र आई। डियागो उसे नई नौकरी और चीज़ा के लिए एक नैनी के बारे में बताता है। एक दिन नोज़ाकी काना से मिलने आया। टेबल पे हिदेकी की फ़ोटो के पास एक तलिस्मन पेपर देखकर वो पूछता है, ये कहाँ से आया? काना बताती है, डियागो इसे लेकर आए थे। फिर वो हिदेकी के उस तावीज़ के बारे में कहता है कि ये 2 अलग अलग तरीके से फटे हैं। तब काना कहती है, उसे मैंने ही कैंची से काटा था। हिदेकी जैसा सबको दिखाता था, असल में वो वैसा था नहीं। उसके बनावटी ब्लॉग में ही हम खुश नज़र आते थे, जबकि असलियत में खुशी हमसे कोसों दूर थी। जब चीज़ा का एक्सीडेंट हुआ था और उसके सर से खून निकल रहा था, हिदेकी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। परेशान होने की बजाय वो उस वक्त ब्लॉग में एक्सीडेंट डिटेल्स और फोटोज़ अपलोड करने में बिजी था। उसे अपने सिवा किसी से मतलब नहीं था। उस दिन जो हिदेकी ने घर का बुरा हाल देखा था वो काना ने गुस्से से किया था और तावीज़ भी उसी ने काटी थी, जबकि हिदेकी को लगा ये उसके उसी सपने की वजह से हुआ है। नोज़ाकी जाने से पहले दरवाजे पे एक नमक से भरी प्लेट रखते हुए कहता है, इससे मदद मिलेगी। उसके जाते ही काना अजीब से मुस्कुराते हुए उस प्लेट को पैर से कुचल देती है। कुछ दिन बाद मोकोटो चीज़ा से मिलने आई। मोकोटो कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए उसे चीज़ा से एक लगाव हो गया था, लेकिन उसे काना में बहुत सी तब्दीलियाँ दिखी, जैसे उसके बात करने का, उसके कपड़े पहनने का ढंग। काना चीज़ा की जिम्मेदारी मोकोटो को देखकर बहुत अच्छे से तैयार होकर बाहर चली जाती है। काना के जाने के बाद मोकोटो को नोज़ुकी का फ़ोन आया, जो उसे हिदेकी की फ़ोटो के पास रखा तलिस्मन पेपर को जला देने को कहता है। दोस्तों, दरअसल इस तलिस्मन पेपर में रून मैजिक किया हुआ है और इस स्पेल को प्रोफेसर डियागो ने हिदेकी की फैमिली पे कास्ट करके उस चीज़ को इनविटेशन दिया है। रून मैजिक स्कैंडिनेविया यूरोप का बहुत ही ताकतवर प्राचीन काला जादू है। इसी रून मैजिक के प्रभाव से काना खुद से सीधा डियागो के पास चली आई, जैसे डियागो चाहता था। यहाँ उस तलिस्मन पेपर को जलाते ही पूरा घर कांपने लगा। इधर चीज़ा भी अचानक गायब हो गई। मोकोटो उसे पूरे घर में ढूंढती है। फिर उसे दरवाजे पे हिदेकी दिखा, जो किसी कमरे में जाता है। उसके पीछे जाने पे चीज़ा उसी कमरे में मिलती है, जो कहने लगी, पापा मुझे लेने आए हैं। थोड़ी देर बाद काना भी वापस आ गई। उसे अपने शरीर पे वही कीड़े चलते हुए दिखते हैं और फिर वो मोकोटो से कहती है, तुम चीज़ा को रखना चाहती हो तो ले जाओ। तभी सो रही चीज़ा अचानक हिदेकी की आवाज़ में चिल्लाने लगी, हमें तो चीज़ा का मिलकर ख्याल रखना था। मोकोटो के कहने पे काना तुरंत चीज़ा को लेकर बाहर निकल गई, लेकिन मोकोटो उस चीज़ को रोकने में वहीं फंस जाती है। पूरे रास्ते काना डियागो को फ़ोन लगाती है, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आता है। कुछ ना समझ आने पे वो चीज़ा को लेकर एक पब्लिक टॉयलेट में छिप गई, लेकिन वो चीज़ काना को मारकर चीज़ा को अपने साथ ले ही जाती है। घर पे नोज़ाकी को मोकोटो बुरी हालत में मिलती है। वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। थोड़ी देर बाद नोज़ाकी की आंख लग जाती है। वो एक सपना देखता है कि वो अपनी वाइफ को एबॉर्शन करवाने बोल रहा है और कुछ समय बाद उसकी वाइफ मर गई। दरअसल नोज़ाकी ने अपनी वाइफ के बहुत सारे एबॉर्शंस करवाए थे, क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहता था और लास्ट एबॉर्शन के वक्त वो मर जाती है। यही गिल्ट उसके अंदर रह जाता है, जिसका सपना वो देखता है। उसे सपने में कोटो को भी दिखती है और आँख खोलने पे कोटो को हिगा उसके सामने होती है। कोटो को हिगा के पास किसी के भी सपने में जाने की पावर होती है। दरअसल मोकोटो उसकी खुद की बहन नहीं होती, लेकिन जब से उसने कोटोको के पीठ पे उस निशान को देखा है, तब से वो भी इन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो गई है। ठीक वैसा ही निशान मोकोटो के पीठ और शिगाइकी के पीठ पे भी होता है, यानी उनका भी उस चीज़ से सामना हो चुका है। और अब चीज़ा स्पिरिट वर्ल्ड और इस वर्ल्ड के बीच कहीं फंसी हुई है। उसे वापस लाने के लिए एक बड़े स्तर में एग्जॉर्सिज्म करना होगा। एग्जॉर्सिज्म के लिए उसने दूर दूर से कई मशहूर तांत्रिकों को बुलाया होता है, क्योंकि उस चीज़ से वो अकेले नहीं लड़ सकती। उनमें से कुछ पहुंच पाते हैं, कुछ पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। अब नाज़ोकी डियागो से मिलने जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसे भी हर वक्त प्यास लगती है। दोस्तों, डियागो ने जो स्पेल कास्ट किया था वो खुद उसके चपेट में आ चुका है। डियागो हमेशा से हिदेकी के परफेक्ट लाइफ से जलता था, क्योंकि बचपन का दोस्त होने के नाते उसे अच्छे से पता था कि जैसा परफेक्ट वो दिखाता था वैसा वो बिल्कुल नहीं था। रून मैजिक वो हिदेकी पे बहुत पहले से करता आ रहा था, जिसके नतीजे में उसे बुरे सपने आते थे। कई बार गलत इंटेंशंस के साथ किया गया रून मैजिक कास्ट करने वाले पे भी असर कर जाता है। डियागो के पीठ पर भी वही निशान होता है। हिदेकी और काना के मरने के बाद अब वो चीज़ा को लेने आया है। उसी दिन डियागो की भी मौत हो जाती है। आधी रात में मोकोटो को चीज़ा
दिखती है और वो उसके पीछे कहीं चली जाती है। अगली सुबह एग्जॉर्सिज्म के लिए पूरा बिल्डिंग और आसपास का एरिया खाली करवाया जाता है। सुबह से तैयारी शुरू हो जाती है। सारे तांत्रिक उस जगह इकट्ठे हो जाते हैं और तंत्र मंत्र की प्रोसेस शुरू हो जाती है। लंबे समय चलने के बाद शाम होते ही वो चीज़ अपना दस्तक देती है। साथ ही मोकोटो और चीज़ा भी वहाँ दिखाई देते हैं। हॉस्पिटल में ही मोकोटो इस चीज़ के प्रभाव में होती है और कीड़े की उल्टी होने के बाद वो उसके प्रभाव से बाहर आ जाती है। वो चीज़ काना के मौत के बाद से ही चीज़ा पे हावी हो जाती है। अब कोटोको हिगा उस पर एग्जॉर्सिज्म करती है। बाहर सब तहस नहस हो रहा होता है। कई तांत्रिक भी मारे गए। एग्जॉर्सिज्म करने के दौरान उसे समझ आ जाता है कि उस चीज़ को ख़त्म करने में चीज़ा भी नहीं बचेगी, लेकिन नोज़ाकी और मोकोटो उसे ऐसा करने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। चीज़ा के लिए दोनों का प्यार देखकर कोटोको उनका साथ देने को राज़ी हो जाती है। उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल कर उस खतरनाक चीज़ का अकेला सामना करती है। थोड़ी देर बाद उस घर से खून की बारिश होती है और सब शांत हो जाता है, लेकिन कोटोको हिगा मारी जाती है। चीज़ा के साथ नाज़ोकी और मोकोटो की भी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई और साथ ही एक नई चीज़ मोकोटो के साथ होती है। सो रही चीज़ा के सपने को वो देख पाती है। मतलब अब कोटोको हिगा के पावर्स मोकोटो के अंदर आ गई है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।